वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैलशा। तो देखो, लास्ट क्लास में हमने जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसको कंप्लीट कर लिया है। जितने भी हेडर फॉर्मेट थे इंपॉर्टेंट, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6, इथरनेट, टीसीपी, यूडीपी, ये सारे हमने क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आज हम क्या देखेंगे, जो आपका बीपीएससी ट्री 2 और ट्री 1 है उसके जो क्वेश्चन पेपर में, एक तो कंप्यूटर फंडामेंटल, क्योंकि कंप्यूटर फंडामेंटल हमारा कंप्लीट हो गया है, तो कंप्यूटर फंडामेंटल से क्या क्या क्वेश्चन आए थे वो देखेंगे। एंड साथ ही में डीबीएमएस से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे वो देखेंगे। ठीक है, अब डीबीएमएस भी आपका कंप्लीट हो गया है, लेकिन जो भी एक एक्स्ट्रा हमें यहाँ पे टर्म दिखाई देगी, अगर वो हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं करी है अभी तक, तो उसको हम क्या करेंगे, एक अलग से क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे आपको भी आइडिया मिल जाएगा कि आप के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड जो क्लासेस आप ले रहे हो वो बेनिफिशियल है या नहीं, कितनी बेनिफिशियल है ये आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो एमसीक्यूज अवेलेबल है ना चैनल के ऊपर, आप वो एमसीक्यूज देखना। मोस्टली आपके क्वेश्चंस जो मैंने एमसीक्यूज की प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करवा रखी है उसी में से आए हुए हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं। पहले ये आपका बीपीएससी ट्री 2 का क्वेश्चन पेपर है, इसके बाद हम ट्री 1 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज, सिंपल सा क्वेश्चन आया है, सीपीयू को कहते हैं। सेकंड है इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज ऑफ जनरेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझो। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको जनरेशन बतानी है किसकी, माइक्रो प्रोसेसर की। हमने ऑलरेडी यहाँ पे जो जनरेशन हम करते आए हैं कंप्यूटर फंडामेंटल में, वो आपकी जनरेशन होती है कंप्यूटर की, एंड ये क्या है, आपकी जनरेशन है माइक्रो प्रोसेसर की। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो माइक्रो प्रोसेसर की जनरेशन है वो स्टार्ट होती है आपकी, इसकी जो फर्स्ट जनरेशन आई थी वो थी आपकी 1971 से लेके 72 तक। फर्स्ट जनरेशन कहां से कहां तक है, 1971 से लेके 1972 तक हम क्या मानते हैं कि आपकी फर्स्ट जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, इस जनरेशन में आपका कौन सा माइक्रो प्रोसेसर आता है, तो जो सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर डेवलप हुआ था इंटेल 4004, वो आपका इस जनरेशन में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इंटेल 8008, कौन सा है आपका 8008, ये माइक्रो प्रोसेसर भी आपका इसी जनरेशन में आता है। अब चलिए बात करते हैं किसकी, माइक्रो प्रोसेसर की सेकंड जनरेशन की। तो जो माइक्रो प्रोसेसर की सेकंड जनरेशन है, यहाँ पे 8 बिट के माइक्रो प्रोसेसर डेवलप होने स्टार्ट हो गए थे। सेकंड जनरेशन में कितने बिट के माइक्रो प्रोसेसर डेवलप हो रहे थे, 8 बिट के माइक्रो प्रोसेसर डेवलप हो रहे थे। ईयर की बात करें अगर हम सेकंड जनरेशन की, तो आपकी 1973 से लेके 78 तक कौन सी जनरेशन रहेगी, सेकंड जनरेशन रहेगी। ठीक है, और इस जनरेशन में कौन कौन से माइक्रो प्रोसेसर इंक्लूड किए गए हैं, तो इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर, उसके अलावा मोटरोला में 6800 एंड मोटरोला का ही 6801, ये 3 माइक्रो प्रोसेसर आपके किस में आते हैं, सेकंड जनरेशन में आते हैं। ठीक है, फिर चलिए बात कर लेते हैं किसकी, अब थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन में 16 बिट के माइक्रो प्रोसेसर डेवलप होने स्टार्ट हो गए थे, एंड इसमें आपके आएंगे 8086 माइक्रो प्रोसेसर, उसके अलावा 80186 माइक्रो प्रोसेसर एंड 80286 माइक्रो प्रोसेसर। ये आपका किसमें है, थर्ड जनरेशन के माइक्रो प्रोसेसर है, एंड ये तीनों इंटेल कंपनी के हैं। ठीक है, अगर मोटरोला के माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो मोटरोला का 68000 और इसके अलावा 68010, ये आपका मोटरोला के 2 माइक्रो प्रोसेसर है जो किसमें आते हैं, थर्ड जनरेशन में आते हैं। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं किसकी, फोर्थ जनरेशन की। तो यहाँ पे देखो फोर्थ जनरेशन में कौन कौन से माइक्रो प्रोसेसर आते हैं, इसको रब कर देती हूं। फर्स्ट जनरेशन में कौन सा आया, फर्स्ट जनरेशन में आपका आया इंटेल 4004। ठीक है, सेकंड जनरेशन में कौन सा आया आपका, सेकंड जनरेशन में है आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर, 6800 और 6801। फिर यहाँ पे थर्ड जनरेशन में 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर आए, कौन कौन से हैं उसमें, इंटेल का 8086, 80186, 80286 एंड मोटरोला में 68000, 68010। ठीक है, उसके बाद
किसकी बात करेंगे, फोर्थ जनरेशन की हम यहाँ पे बात करेंगे। फोर्थ जनरेशन में कौन कौन से आ रहे हैं, तो देखो जो आपका फोर्थ जनरेशन है वो कहां से कहां तक है, 1981 से लेके 1995 तक, 1981 से लेके 1995 तक क्या है आपका फोर्थ जनरेशन है। एंड यहाँ पे 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर डेवलप होने स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। एंड साथ ही में क्या यूज हो रहा था, HMOS टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज हो रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें फोर्थ जनरेशन में, तो इंटेल 80386, ये नोट डाउन कर लेना आपने, ठीक है। इंटेल 80386 एंड मोटरोला की बात करें तो 68020, ये आपके क्या है, फोर्थ जनरेशन के माइक्रो प्रोसेसर है। फिफ्थ जनरेशन के माइक्रो प्रोसेसर आपके 1995 से लेके अभी तक कंटिन्यू है, ठीक है। इसमें आपका 64 बिट के माइक्रो प्रोसेसर आ जाते हैं। एंड कौन कौन से आएंगे आपके, तो पेंटियम, कॉर्ड, ऑक्टा कोर, ड्यूअल, सैलेरॉन, ये सारे प्रोसेसर क्या है आपके फिफ्थ जनरेशन के माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। तो समझ में आया, यहाँ पे हमने क्या देख लिया, आपका जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स देख लिए। कितनी जनरेशन है टोटल माइक्रो प्रोसेसर में, 5 जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक है यहाँ पे, तो 1971 से लेके 72 तक ही है। कौन सा माइक्रो प्रोसेसर है उसमें, इंटेल 4004 आएगा। फिर सेकंड जनरेशन आपकी कहां से कहां तक है, 1973 से 78 तक है। एंड यहाँ पे 8 बिट के माइक्रो प्रोसेसर डेवलप होने स्टार्ट हो गए थे। और कौन सा माइक्रो प्रोसेसर इसके अंदर इंक्लूड है, इंटेल 8085, उसके अलावा मोटरोला में 6800 एंड मोटरोला का 6801, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है भाई, यहाँ पे 16 बिट के माइक्रो प्रोसेसर है। ईयर की अगर हम बात करें तो आपका ये 1979 से 1980 तक रहेगा, ठीक है, थर्ड जनरेशन। एंड माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल का 8086, 80186, 80286, मोटरोला का 68000, 68010, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे थर्ड जनरेशन में ही HMOS टेक्नोलॉजी भी यूज हुई थी। फोर्थ जनरेशन में क्या है आपका 1981 से लेके 1995 तक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर आने स्टार्ट हुए। एंड साथ ही में आपकी HMOS टेक्नोलॉजी यहाँ पे ज्यादा यूज होने लगी। माइक्रो प्रोसेसर कौन से आएंगे, इंटेल 80386, मोटरोला का 68020। फिफ्थ जनरेशन 95 से लेके अभी तक कंटिन्यू है। इसमें आपके पेंटियम, ड्यूअल कॉर्ड, ऑक्टा कोर, ये सारे प्रोसेसर इंक्लूड किए जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर हो गई। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमने कंप्यूटर फंडामेंटल में डिस्कस कर ली थी। इसका आंसर क्या रहेगा आपका सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखो कि द मैक्सिमम मेमोरी साइज ऑफ थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर इज 4GB, 16MB, 16GB, मोर देन 1 या नन ऑफ द अबव। तो जो मैक्सिमम मेमोरी साइज है थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर का वो है 4GB। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CPU on a single chip is called microprocessor, microcontroller, solid state drive, more than 1 या none of the above। तो CPU on a single chip क्या कहते हैं आप उसे, माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। कंप्यूटर ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड, और सिंगल चिप पे अगर कंप्यूटर है तो उसे क्या कहोगे आप, माइक्रो कंट्रोलर कहोगे। माइक्रो कंप्यूटर को भी हम माइक्रो कंट्रोलर कह देते हैं, ठीक है। Which one of the following is used for playing video games? माउस, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक यूज होता है आपका। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, is used to store software that doesn't update, static RAM, dynamic RAM या ROM, more than 1 या none of the above। तो जो ROM होती है वो क्या नहीं होती, अपडेट नहीं होती। Which of the following contains a laser, CD drive, RAM, hard disk drive, more than 1 या none of the above। तो CD drive में क्या यूज होती है आपकी, लेजर यूज होती है, ठीक है। A computer program that converts an assembly language program into equivalent machine language program is called। तो ये मैंने आपको प्रोग्रामिंग, जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ट्रांसलेटर्स है उसमें करवाया था। तो यहाँ पे देखिए असेंबली को मशीन में कौन, लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है आपका, असेंबलर कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए,
A computer program that converts a high-level language program into an equivalent machine language program is called assembler, compiler, loader, more than one या none of the above. तो हाई लेवल लैंग्वेज को कौन कन्वर्ट करता है? मशीन लैंग्वेज में कंपाइलर करता है. नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, a computer program that translates high level language program into machine language program statement by statement. तो लाइन बाय लाइन कौन कन्वर्ट करता है? इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है. लाइन बाय लाइन कौन कन्वर्ट करता है? इंटरप्रेटर करता है. और कंपाइलर क्या करता है? पूरे कोड को एक साथ कन्वर्ट कर देता है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? लिनक्स, विंडोज, ओरेकल. तो इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या नहीं है? लिनक्स, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है. ओरेकल आपका क्या है? डेटाबेस में यूज होता है, तो ओरेकल नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है आपका, A software that runs on a computer hardware and serve as a platform for other software to run. अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम केवल आपके बीपीएससी एग्जाम में ओनली बेसिक इंक्लूडेड है. तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एकदम डिटेलिंग में नहीं आएगा. ठीक है. तो यहाँ देखो, अ सॉफ्टवेयर दैट रन्स, एक मिनट, a software that runs on a computer hardware and serve as a platform for other software to run. तो वो सॉफ्टवेयर जो क्या करता है? कंप्यूटर हार्डवेयर पे रन करता है और जो बाकी के सॉफ्टवेयर है उनके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है. उसे क्या कहते हैं? हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं. ठीक है. ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम टूल? स्कैन, डिस्क, फॉर्मेट, फोल्डर. तो फोल्डर क्या नहीं है? एक सिस्टम टूल नहीं है. The key used to delete a file without allowing it to store in a recycle bin. देखो, डिलीट दबाओगे तो आपकी फाइल रिसाइकल बिन में जाएगी, लेकिन अगर शिफ्ट के साथ डिलीट दबाओगे तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है, रिसाइकल बिन में नहीं जाती. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम आर. कौन से तीन मेन कंपोनेंट होते हैं? तो यहाँ पे देखिए, मेमोरी, सीपीयू और इनपुट आउटपुट. तो ऑप्शन सी आंसर रहेगा. 4 टाइम F लिखा हुआ है यहाँ पे, विल बी द लास्ट मेमोरी लोकेशन इन ए मेमोरी ऑफ साइज. कौन सी होगी यहाँ पे? 64K. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग ए बिट इज मिनिमम इन कैश, रजिस्टर, मैग्नेटिक टेप, मोर देन वन या नन ऑफ द अबव. तो कैश और रजिस्टर आपकी कॉस्टली होती है, मैग्नेटिक टेप काफी चीप होती है. तो ठीक है, ये आंसर रहेगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. टेरा मीन्स का मतलब क्या होता है? टेरा का मतलब है यहाँ पे 2 की पावर 40. ठीक है. कैसे सीरीज होती है आपकी? केबी, एमबी, जीबी एंड आपकी नेक्स्ट है यहाँ पे टीबी. ठीक है. के का मतलब क्या हुआ? 2 की पावर 10, एम का मतलब 2 की पावर 20, जी का मतलब 2 की पावर 30, टी का मतलब 2 की पावर 40 एंड इसके बाद एक होता है पीबी, पेटाबाइट, वो हो गया आपका 2 की पावर 50. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम सॉफ्टवेयर रिजाइड्स ऑलवेज इन मेन मेमोरी, लोडर, लिंकर, असेंबलर. तो लोडर आपका हमेशा मेन मेमोरी में ही होता है. नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये आपके डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी तक आपका डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है. ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. फिर ये C++ लैंग्वेज के क्वेश्चन आ गए हैं. C++ की एक ऑलरेडी एक क्लास अवेलेबल है, एक बार उसको देख लीजिएगा. MCQ की भी एक क्लास है, तो वहां पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. ठीक है. अभी हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ कंप्यूटर फंडामेंटल और DBMS के क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं. रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम बाद में देखेंगे. ये आपके क्या आ गए यहाँ पे? कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चंस है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं. ठीक है. एंड इनमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको हमने अलग से कवर भी किया है. नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, DBMS के क्वेश्चंस आएंगे. कंप्यूटर फंडामेंटल का हो गया है, यहां से स्टार्ट है. एक ये क्वेश्चन रह जाता था, अ हार्ड डिस्क बिकम्स टोटली इनएक्सेसिबल व्हेन ए कंप्यूटर वायरस करप्ट्स पार्टीशन टेबल. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, एन एट्रीब्यूट ऑफ वन टेबल मैचिंग द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल इज कॉल्ड एज. तो ये आपके DBMS के क्वेश्चंस है. अब यहाँ पे देखो, DBMS में मैंने आपको रिलेशनल मॉडल करवाया था ना, वहां पे मैंने कीज भी करवाई थी, कैंडिडेट की, फॉरेन की, आपकी सुपर की, ऑल्टरनेट की, प्राइमरी की. तो जितनी भी कीज थी वो हमने वहां पे डिस्कस की थी. ठीक है. अगर नहीं देखी है तो देख लेना, लिंक आपको मैं वीडियो के एंड में दे दूंगी. तो यहाँ पे देखिए, एक एट्रीब्यूट है जो एक टेबल का एट्रीब्यूट जो किसी दूसरी टेबल का क्या बन जाता है? प्राइमरी की बन जाती है, तो उसे हम कहते हैं फॉरेन की कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका नॉर्मल फॉर्म से क्वेश्चन है. यहाँ पे सिंपली नॉर्मल फॉर्म से इन्होंने डेफिनेशन पूछी है, लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन से आपको न्यूमेरिकल देखने हैं तो नॉर्मलाइजेशन की एक न्यूमेरिकल की क्लास भी अवेलेबल है, उसको देख लेना. ठीक है. क्योंकि पता नहीं है कि एग्जाम में इस बार थ्योरी आई है, नेक्स्ट टाइम में भी
आपका अभी ट्री 3 में वो न्यूमेरिकल पूछ ले। If every known key attribute is fully functionally dependent on the primary key, then the relation will be in फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, या मोर देन वन, या नन ऑफ द अबव। तो अगर आपका रिलेशन क्या है, फुली डिपेंडेंट है ऑन प्राइमरी की, देन द रिलेशन विल बी इन किस में होगा, आपका सेकंड नॉर्मल फॉर्म में रहेगा। ठीक है। In a relational database, the data type of value in each column of a table is called attribute domain relation. ये सब मैंने आपको करवा रखा है, डोमेन। In relational database, the number of attributes of a relation is called the डिग्री ऑफ रिलेशन। ठीक है। यहाँ पे अगर एट्रीब्यूट्स की बात हो तो डिग्री आएगी, और अगर यहाँ पे टपल्स की बात हो तो कार्डिनलिटी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड इज यूज्ड टू चेंज द एट्रीब्यूट वैल्यू ऑफ वन और मोर रोज इन ए टेबल। देखो एसक्यूएल की एक क्लास थ्योरी की अवेलेबल है। ठीक है। उसमें एसक्यूएल के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेरीज को डिस्कस किया गया है, उसको देख लेना। एंड एसक्यूएल की 2 एमसीक्यूज की क्लास अवेलेबल है, उनमें से एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है। मोस्टली आपके एमसीक्यूज वहीं से आ जाएंगे एसक्यूएल के, तो उनको देख लेना। तो यहाँ देखो किसकी बात हो रही है, चेंज द एट्रीब्यूट वैल्यू, अपडेट, इंसर्ट, ऑल्टर। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे अपडेट। ठीक है। टू रिट्राइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए डेटाबेस, विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड इज यूज्ड। अगर आपको इंफॉर्मेशन रिट्राइव करनी है तो क्या कमांड यूज करते हो, डिस्प्ले, शो या सिलेक्ट। तो हम सिलेक्ट कमांड यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड इज यूज्ड टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल, ऑल्टर, मॉडिफाई, अपडेट। यहाँ पे आपको क्या मॉडिफाई करना है, स्ट्रक्चर। तो क्या यूज करोगे, ऑल्टर कमांड। ठीक है। Which of the following SQL keyword is used to display data from a table based on certain pattern? तो यहाँ पे इन, लाइक या बिटवीन, यहाँ पे आपको एक कोई पैटर्न दिया गया है, उससे मिलता जुलता क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है। तो कौन सा आप यहाँ पे कीवर्ड यूज करोगे, लाइक ऑपरेटर आप यहाँ पे यूज करोगे। डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ ए रिलेशन इन रिलेशनल डेटाबेस आर 4 and 3। तो देखो डिग्री है तो मतलब ये यहाँ पे ये डिग्री के लिए हमने यहाँ पे 3 कॉलम बना दिए। ठीक है। कार्डिनलिटी का मतलब डिग्री कितनी है आपकी 4, तो यहाँ पे हमने 4 कॉलम बना दिए। कार्डिनलिटी कितनी है 3, तो यहाँ पे हमने 3 रोज लगा दी। ठीक है। 1 2 3 एंड एक आपकी हेडर की रो होती है। उसके बाद 3 एट्रीब्यूट्स और ऐड कर दिए गए हैं, तो यहाँ पे 1 2 एंड 3 एट्रीब्यूट्स ऐड कर दिए। पहले कितने थे 4, अब कितनी हो गई 3, तो मतलब कि यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई 7। कार्डिनलिटी के लिए कितने टप्पल ऐड हुए, 4 टप्पल और ऐड कर दिए। पहले यहाँ पे कार्डिनलिटी कितनी थी 3, 4 टप्पल और ऐड हो गए, तो 3 + 4 7। तो ऑप्शन बी आपका आंसर रहेगा। विच एसक्यूएल कमांड इज यूज टू रिमूव ए टेबल फ्रॉम ए डेटाबेस। तो ड्रॉप कमांड यूज होती है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपके एसक्यूएल डेटाबेस के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद क्या है, आपके माइक्रो प्रोसेसर के क्वेश्चंस यहाँ पे गिवन है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, द रजिस्टर दैट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इज कॉल्ड प्रोग्राम काउंटर। माइक्रो प्रोसेसर हमने कर लिया है। ठीक है। द रजिस्टर दैट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड इज कॉल्ड एक्यूमुलेटर, प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो ये आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर रहेगा। The register which holds the address location of memory to and from which data are to be transferred is known as index register, memory address register, memory buffer register, more than one, या none of the above। तो टाइप्स ऑफ रजिस्टर मैंने आपको करवाया है, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो देख लेना, लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ स्टोरेज डिवाइस यूज्ड टू कंपनसेट द डिफरेंस इन फ्लो ऑफ द डेटा इज नोन एज मेन मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, बफर, या मोर देन वन, नन ऑफ द अबव। तो डिफरेंस कंपनसेट करने के लिए क्या यूज करते हैं, बफर का यूज करते हैं। मेमोरी इन विच एनी लोकेशन कैन बी रीच्ड इन ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम आफ्टर स्पेसिफाइंग इट्स एड्रेस इज कॉल्ड सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, मोर देन वन, या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी यूज होगी। ठीक है। उसके बाद ये आपके लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो आपका बीपीएससी ट्री 2 का है, उसमें जो क्वेश्चंस आपने देखे हैं कि यहाँ पे आया है कंप्यूटर फंडामेंटल आया है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर आया है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर नेटवर्किंग है, ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक ही आया है। ठीक है।
उसके अलावा आपका DBMS है, डेटा स्ट्रक्चर है, SQL है एंड C++ लैंग्वेज है। तो ये सारे टॉपिक यहाँ पे आपसे, इन सारे टॉपिक से क्या पूछे गए हैं, आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, हमने सभी टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। अभी जो आपका रिमेनिंग है डेटा स्ट्रक्चर अभी आपका कंटिन्यू है। उसके बाद जितने आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक आए हैं वो सभी टॉपिक क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि BPSC ट्री 1 में कहाँ से क्वेश्चन आए हैं कंप्यूटर फंडामेंटल, आर्किटेक्चर और DBMS में। अब यहाँ पे देखिए आपका जो DBMS का क्वेश्चन आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ DBMS, मिनिमम डुप्लीकेशन एंड रिडंडेंसी ऑफ डेटा, तो ये फीचर है। सिंगल यूजर एक्सेस ओनली, तो ये इसका कोई फीचर नहीं है। हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी भी है। ठीक है, तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पे आंसर रहेगा। फिर उसके बाद ये डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है एंड यहाँ पे देखो ये the value appearing in given attribute of any tuple in the referencing relation must likewise occur in specified attribute of at least one tuple in the referenced relation according to which integrity constraint। तो मैंने DBMS में आपको टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट करवाए थे। ठीक है, ये कौन सा कंस्ट्रेंट है आपका, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा आया है। अब यहाँ पे देखिए ये तो आपका C++ का क्वेश्चन है। जब हम C++ के क्वेश्चन करेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल एलिमेंट्स इज द प्राइमरी एलिमेंट इन कंप्यूटर चिप्स, कार्बन, आयरन, सिलिकॉन, तो सिलिकॉन प्राइमरी एलिमेंट होता है। Which of the following is a technique that marks the beginning of computer communications, user environment, time sharing या batch environment, तो टाइम शेयरिंग क्या है यहाँ पे आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच लैंग्वेज इज बेटर फॉर राइटिंग स्ट्रक्चर्ड कोड, क्वेश्चन रिपीट होने का चांस रहेगा। पास्कल, बेसिक, फोर्ट्रैन या मोर देन वन, तो जो पास्कल लैंग्वेज होती है वो क्या है आपकी बेटर है फॉर राइटिंग स्ट्रक्चर्ड कोड। Which language does a browser use to display information from the World Wide Web? तो देखो जब वर्ल्ड वाइड वेब की बात होती है, इंटरनेट की बात हो रही है, तो हम कौन सी लैंग्वेज का नाम लेते हैं, HTML का नाम लेते हैं। तो यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा आपका, ऑप्शन ई। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, HTML। उसके बाद देखिए सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फॉर कंपाइलर, द इनपुट ऑफ द कंपाइलर इज सोर्स प्रोग्राम, ये बात करेक्ट है। द आउटपुट ऑफ द कंपाइलर इज ऑब्जेक्ट कोड, ये भी करेक्ट है। इट ट्रांसलेट्स द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एज ए होल, ये भी करेक्ट है। तो मोर देन वन ऑफ द अबोव आपका आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से है। ठीक है, is used to shift process so they are contiguous and all free memory is in one block, fragmentation, external fragmentation, compaction, more than one या none of the above, तो इसे कहते हैं compaction। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, कॉम्पैक्शन क्या होती है, इसकी एक क्लास में आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड वेरिएबल नेम इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ऑप्शन सी आपका आंसर रहेगा क्योंकि यहाँ पे नंबर से स्टार्ट नहीं होता है। सेकेंडरी मेमोरी इज द लॉन्ग टर्म स्टोर फॉर प्रोग्राम्स एंड डेटा वाइल मेन मेमोरी होल्ड्स प्रोग्राम एंड डेटा करंटली इन यूज, व्हाट काइंड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज दिस, फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कि अगर सेमीकोलन इज नॉट यूज्ड एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट तो क्या मैसेज आएगा, सेमीकोलन मिसिंग ये भी आएगा, एरर इन स्टेटमेंट ये भी आएगा, स्टेटमेंट मिसिंग ये भी आ सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। A set of library that provides programmatically access to some kind of graphics 2D function is, क्या कहते हैं, ग्राफिक्स यूज हो रहा है तो ग्राफिक्स पैकेज कहते हैं। Which shortcut key is used to compile and run the program in C++, control plus F9। ठीक है, तो ये क्या है आपके यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। बाकी के क्वेश्चंस देखते हैं कि और कौन कौन से आए हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए व्हाट डज द कंट्रोल यूनिट जनरेट टू कंट्रोल अदर यूनिट्स, टाइमिंग सिग्नल, कंट्रोल सिग्नल, कमांड सिग्नल, तो कंट्रोल सिग्नल्स। ठीक है, 101 का ये क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये सारे आपके सी लैंग्वेज के हैं ये क्वेश्चन, C++ के। द मोस्ट कॉमन एड्रेसिंग टेक्निक एम्प्लॉयड बाय CPU इज, CPU कौन सी एड्रेसिंग टेक्निक सबसे ज्यादा यूज करता है, डायरेक्ट, इमीडिएट, इनडायरेक्ट, तो ये तीनों ही एड्रेसिंग टेक्निक यूज होती है। तो मोर देन वन इसका आंसर रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन वेरियस डिवाइसेस आर यूज टू ओवरकम द डिफरेंस इन डेटा ट्रांसफर स्पीड, मल्टीपल बसेस, स्पीड एनहेंसिंग सर्किटरीज, बफर रजिस्टर,
तो यहाँ पे देखो डेटा ट्रांसफर स्पीड मतलब डिफरेंस को मैच करना है, फिर से यहीं पे कंपनसेट करने की बात आ गई तो बफर रजिस्टर का यहाँ पे यूज होगा। What do we use to extend the connectivity of the processor bus? प्रोसेसर बस की कनेक्टिविटी को एक्सटेंड करने के लिए आप किसका यूज करेंगे? तो PCI बस का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। In memory mapped input output, the input devices and the memory share the same address space. The memory and input output devices have an associated address space. The input output device have a separate address space. तो यहाँ पे सेम एड्रेस स्पेस शेयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए व्हाट इज द एड्रेसिंग कॉल्ड दैट इज यूज्ड इन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉर्म। तो एड्रेसिंग मोड मैंने आपको काफी अच्छे से बताया है। कौन सा एड्रेसिंग मोड है? ये आपका एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एसक्यूएल व्यू आर आल्सो नॉन एज सिंपल टेबल, कॉम्प्लेक्स टेबल, वर्चुअल टेबल। तो वर्चुअल टेबल कहते हैं। हाउ मेनी प्राइमरी की कैन बी देयर इन ए टेबल? तो प्राइमरी की एक ही हो सकती है, ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका C++ लैंग्वेज का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंस्ट्रेंट इन एसक्यूएल? तो प्राइमरी की भी एक कंस्ट्रेंट होता है, नॉट नल भी एक कंस्ट्रेंट है, यूनियन कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। Which of the following is not a valid aggregate function? तो काउंट और सम यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, कंप्यूट कोई एग्रीगेट फंक्शन नहीं है। Who is the father of computer? Charles Babbage. If we have not specified ASC or DESC after an SQL order by clause, which of the following is used by default? देखो ऑर्डर बाय में हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कर सकते हैं? अपने डेटा को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को शो करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या रहेगा? आपका आंसर रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखो, इन IA32 आर्किटेक्चर अलोंग विद द जनरल फ्लैग विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल फ्लैग इज प्रोवाइडेड? तो ये वाला जो टॉपिक है ये मैंने आपको नहीं करवाया, इसके ऊपर हम एक क्लास करेंगे, उसमें मैं इसको डिस्कस करूंगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिलहाल इसका आंसर क्या रहेगा? मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों फ्लैग ही इसमें यूज होते हैं। एंड यहाँ पे जो TF का मतलब है ट्रैप फ्लैग, IOPL का मतलब होता है इनपुट आउटपुट प्रिविलेज लेवल, एंड IF का मतलब है इंट्रैप्ट फ्लैग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द हैविंग क्लोज? तो जो हैविंग क्लोज होता है वो वेयर क्लोज की तरह ही होता है, बस डिफरेंस क्या है? यहाँ पे वेयर क्लोज आपका रो के लिए यूज होता है एंड हैविंग क्लोज आपका ग्रुप्स में यूज होता है। तो ऑप्शन बी आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेथड ऑफ एक्सेसिंग द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बाय रिपीटेडली चेकिंग द स्टेटस फ्लैग इज प्रोग्राम कंट्रोल इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट मैप्ड इनपुट आउटपुट, मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट। तो इसका आंसर रहेगा आपका प्रोग्राम कंट्रोल्ड इनपुट आउटपुट। एक बार ये प्रोग्राम कंट्रोल इनपुट आउटपुट मैप, इनके बारे में हम डिफरेंस जरूर करेंगे इसी क्लास में। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, which clause creates temporary relation for the query on which it is defined with where from? तो with clause यहाँ पे यूज होता है। एसक्यूएल से जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आपके एसक्यूएल की जो क्लास है साथ में जो एमसीक्यूज की 2 क्लास है उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। The SQL statement select round 65.726 -1 from dual। देखो ये जो राउंड फंक्शन होता है ये कैसे काम करता है? राउंड फंक्शन जो होता है SQL के अंदर इज यूज्ड टू राउंड ए नंबर टू ए स्पेसिफाइड प्रिसीजन। ठीक है, यहाँ जो राउंड फंक्शन है इसके अंदर हम 2 वैल्यू देते हैं। ये क्या है? आपका एक्सप्रेशन है, एंड ये क्या है? आपका दूसरा यहाँ पे -1, ये क्या हो गया? डेसिमल प्लेस हो गया। अब यहाँ पे हमने माइनस इंडिकेट किया। माइनस का मतलब ये होता है कि अभी जो राउंड ऑफ होगा ना वो डेसिमल से लेफ्ट साइड में होगा, मतलब कि 65 की तरफ यहाँ पे क्या होगा? राउंड ऑफ होगा। एंड -1 का मतलब है कि ये कितने तक राउंड ऑफ करेगा? इसकी टेंस तक राउंड ऑफ करेगा। तो 65 का टेंस कहाँ पे जाता है? 70 तक। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे देखो कि the matrix contains m rows and n columns, तो the matrix is called sparse matrix if। अब sparse matrix क्या होती है भाई? इसकी डेफिनेशन होती है वो क्या है? टोटल नंबर ऑफ 0 एलिमेंट्स इज ग्रेटर देन m इंटू n बाय में 2। तो ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा? यहाँ पे आंसर रहेगा। थर्ड देखिए, कमांड मेक्स द अपडेट परफॉर्म्ड बाय द ट्रांजैक्शन परमानेंट इन द डेटाबेस। परमानेंट करने के लिए, सेव करने के लिए कौन सी कमांड यूज होती है? आपकी कमिट कमांड यूज होती है। तो आपका क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे आंसर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक अप्रोच फॉर ज्वाइनिंग टेबल्स? तो यूनियन ज्वाइन, सब क्वेरी, नेचुरल ज्वाइन, ये सब क्या है? ये तीनों ही क्या है? आपकी ज्वाइनिंग की अप्रोच रहेगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा? मोर देन वन ऑफ द अबव।
तो ये क्या थे आपके यहाँ पे डीबीएमएस के क्वेश्चंस थे। एंड आपने देखा होगा कि डीबीएमएस में एसक्यूएल में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो हमने डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका डीबीएमएस क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब हम यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर के जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्लास अच्छी लगे तो जरूर शेयर करना।